शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्नर के उपसहसंयोजक सिद्धांत के बारे में, कि वर्नर नामक वैज्ञानिक आया था और उसने उपसहसंयोजक बंध के बारे में, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में क्या क्या बातें किया था। उसके बाद हम लोग वर्नर के उपसहसंयोजक सिद्धांत का इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करेंगे और इसी के आधार पर समझाएंगे किसके बारे में, EAN नंबर के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में, या इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस नियम। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस नियम। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्नर के उपसहसंयोजक सिद्धांत के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि सूत्र दिया रहता था उससे नाम लिखते थे, फिर नाम दिया रहता था उससे क्या बनाते थे, सूत्र बनाते थे। बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो वो तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में, वर्नर का उपसहसंयोजक सिद्धांत। वर्नर क्या बोलता था, ध्यान से समझने का कोशिश करना। कोई भी उपसहसंयोजी यदि यौगिक है, कोई भी उपसहसंयोजी आपका क्या है, यौगिक है, तो उस उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है वो दो प्रकार का संयोजकता दिखाता है। कितने प्रकार का संयोजकता दिखाता है, दो प्रकार का। ठीक है, और वो जो दो प्रकार का संयोजकता है उनको हम लोग नाम देते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक संयोजकता, एक होता है कि आपका प्राथमिक संयोजकता, और एक होता है आपका द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, इसको अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे कि देखो CO, ध्यान से समझना ना, CONH3 ये 6 है आपका, और ये क्या है, Cl3 है। क्लियर है। ये हम लोग अभी देख रहे हैं परिभाषा। इससे पहले ध्यान समझना, ये तो अभी उपसहसंयोजी रसायन में यौगिकों का इस तरीके से परिभाषा लिखा जाता है, लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक को हम लोग और कैसे प्रदर्शित कर सकते थे, वर्नर के अनुसार CONH3 6 Cl3, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि कौन सा, ध्यान समझना, कौन सा जटिल आयन के अंतर्गत यानी उपसहसंयोजन क्षेत्र में होता है और कौन आयनिक क्षेत्र में होता है। क्लियर है कि नहीं। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब वर्नर क्या बोला, ध्यान से समझने का कोशिश करना। वर्नर क्या बोला कि ये जो यौगिक है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इस यौगिक में जो उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम है इससे लिगेंड दो प्रकार से जुड़े होते हैं। कितने प्रकार से जुड़े होते हैं, दो प्रकार से। एक तो जुड़े होते हैं प्राथमिक संयोजकता से, या तो फिर जुड़े रहते हैं द्वितीयक संयोजकता से। अब ध्यान समझने का कोशिश करो, यह है आपका कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, NH3 को जोड़ रहा हूँ। किसको जोड़ रहा हूँ, NH3 को। ये हम लोग किसको जोड़ दिए, NH3 को। ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो। ये यहाँ पास क्या है, NH3, यहाँ पास भी क्या है आपका NH3, और यहाँ पास क्या है आपका NH3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये जो लिगेंड है, ठीक है ना, लिगेंड अंदर में जो उपस्थित लिगेंड है वो ध्यान से समझना उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये जो बाहर में उपस्थित क्लोरीन है ना वो भी जुड़ा है, लेकिन ये जो है बिंदुदार रेखाओं से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, बिंदुदार रेखाओं से। ये जो बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग क्लोरीन को, ये शो करता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, ठीक है ना, केंद्रीय धातु जो परमाणु है, इसके साथ जो क्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ा है, प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, प्राथमिक संयोजकता से। और यदि मैं इसको पानी में घोलूं तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता का कॉन्सेप्ट कैसे आया, समझ आया कि नहीं। ठीक है, कि कोई भी जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो प्रकार के संयोजकता से लिगेंड द्वारा घिरा हुआ हो सकता है, एक तो प्राथमिक संयोजकता से और एक द्वितीयक संयोजकता से। प्राथमिक संयोजकता जो रहता है ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होता है। किसके द्वारा संतुष्ट होता है, ऋण आयन द्वारा। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में ये क्लोरीन जो है वो क्या है, ऋण आयन है। मतलब जो कोष्टक के बाहर रहता है वो कौन सा संयोजकता शो करने वाला होता है, प्राथमिक संयोजकता। कौन सा संयोजकता शो करता है, प्राथमिक संयोजकता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ऋण आयन संतुष्ट होता है, लेकिन हाँ अभी डेट में बहुत सारे धन आयन भी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपका प्राथमिक संयोजकता शो कर सकते हैं, लेकिन पुराना सिद्धांत है ये। तो वर्नर के अनुसार जो ऋण आयन वाले यौगिक हैं वो, ठीक है ना, वो क्या दिखाते हैं, आपके प्राथमिक संयोजकता। अच्छा, ये जो प्राथमिक संयोजकता वाले यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में आसानी से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। पानी में जैसे इसको डालेंगे तो इनका आयनन आसानी से हो जाएगा। प्राथमिक संयोजकता वाले यौगिकों का आयनन आसानी से हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके बारे में क्या जानते हैं, द्वितीयक संयोजकता। देखो द्वितीयक संयोजकता वाले लोग कहाँ रहते हैं जी, ठीक है, जटिल या संकुल लवण होते हैं। जटिल या संकुल लवण होते हैं और कहाँ होते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर उपस्थित होते हैं। बड़े कोष्ठक के अंदर उपस्थित होते हैं। क्लियर है कि नहीं। इनका आयनन आसानी से नहीं होता, आयनन नहीं होता भाई, आयनन नहीं होता।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ये जो उपसंयोजी यौगिक है, ध्यान से समझना, पहले ऐसा फॉर्मूला लिखा जाता था, तो ऐसा फॉर्मूला यदि लिखा जाता था तो इसमें क्या होता था, ये जो NH3 है, ठीक है ना, ये द्वितीयक संयोजकता वाला है, और ये जो घुल सकता है आयनन जिनका आसानी से किसी भी विलयन में हो सकता है, वो कौन सा संयोजकता वाला है? प्राथमिक संयोजकता वाला है। तो आयनन जिसका हो सकता है उसको बाहर में रखा गया अभी के डेट में, और जिसका आयनन नहीं हो सकता उसको कहाँ रखा गया है? अंदर में रखा गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इसका आयनन आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें आयनन आसानी से नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो, इसको हम लोग किससे शो करते हैं? बिंदुदार रेखा से। किससे शो करते हैं? बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? लेकिन जो आपका द्वितीयक संयोजकता रहता है, इसको हम लोग सतत रेखा से प्रदर्शित करते हैं। सतत रेखा से प्रदर्शित करते हैं। सतत रेखा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, प्राथमिक संयोजकता जो रहती है वो क्या होती है? दुर्बल होती है। क्या होती है? दुर्बल। लेकिन ये जो रहता है, ठीक है ना, ये क्या होता है? आपका प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? द्वितीयक संयोजकता क्या होता है? आपका प्रबल होता है। अच्छा, द्वितीयक संयोजकता दिखाने वाले जो लिगेंड है, द्वितीयक संयोजकता दिखाने वाले लिगेंड धन आयनिक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और आपका उदासीन भी हो सकते हैं। उदासीन लिगेंड भी हो सकते हैं, धन आयनिक लिगेंड भी हो सकते हैं, ऋण आयनिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये अक्सर क्या होता है? आपका ऋण आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आयनिक होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चूंकि ये आसानी से क्या हो जा रहे हैं? पानी में घुल जा रहे हैं, या किसी भी विलायक में घोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आसानी से अलग हो जाता है, तो ये ध्यान से समझना। तो क्या ये उपसंयोजी यौगिक के आकृति का निर्धारण करेंगे? क्या? नहीं। ज्यामिति का निर्धारण करेंगे? क्या? नहीं। मतलब ये कौन से नेचर के होते हैं? आदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं? आदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। अर्थात ज्यामिति या संरचना आकृति का निर्धारण नहीं करते। अर्थात ज्यामिति, आकृति इत्यादि का निर्धारण नहीं करते। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपका जो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने वाला उपसंयोजी यौगिक है, वो कौन सी प्रकृति का रहेगा? दिशात्मक प्रकृति का। यहाँ पास देखो तो हम लोग कैसे जमा है? चतुष्फल की, ध्यान दे, चतुष्फल की बोल रहा हूँ, वर्ग समतली है, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये कैसे दिखा रहा है? दिशात्मक प्रकृति दिखा रहा है। तो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? दिशात्मक प्रकृति के, और ज्यामिति और आकृति इत्यादि का निर्धारण करते हैं। ज्यामिति हो गया या आपका आकृति हो गया, इसका क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। इसका निर्धारण करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो वर्नर के अनुसार ध्यान समझना, सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है कितने प्रकार का संयोजकता दिखाता है? 2 प्रकार का, एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। जो कोष्टक के बाहर होता है वो क्या दिखाता है? आपका प्राथमिक संयोजकता। क्या दिखाता है? प्राथमिक। लेकिन जो कोष्टक के अंदर है वो क्या दिखाता है? आपका द्वितीयक संयोजकता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पेपर में आएगा तो लिख लोगे कि नहीं? दोनों में अंतर करके भी बता दिया, और ऐसा थ्योरी चाहोगे तो केवल प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता उदाहरण से भी बता सकते हैं। इसका उदाहरण देना, ठीक है? Cl3 क्या दिखाता है? आपका प्राथमिक, और यहाँ अंदर का NH3 कौन सा संयोजकता दिखाता है? आपका द्वितीयक संयोजकता। और किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम। ये पूरा थ्योरी किसके लिए चल रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के लिए। किसके लिए? सेंट्रल मेटल एटम के लिए, केंद्रीय धातु परमाणु के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? आगे बढ़ जाएं क्या? एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग को दे दिया हूँ, और एक एग्जाम्पल दे देते हैं भाई, एक आठ ठोक। COCl3 5NH3 × H2O है, ऐसा है। क्लियर है? अब इसमें हमको समझ नहीं आ रहा कि किसका प्राथमिक संयोजकता है और किसका द्वितीयक संयोजकता है। क्लियर है ना? तो मान लो इसको मैं किसमें घोलूंगा? 3AgNO3 में घोल दिया। किसमें घोल दिया? 3AgNO3 में। तो यहाँ पास का जो क्लोरीन रहेगा उसको कौन उठा करके ले जाएगा? Ag। कौन ले जाएगा? Ag। यहाँ पास का 3 Ag, यहाँ पास के 3 Cl को ले जाएगा। यदि यहाँ पास के 3 Cl को ले जा रहा है, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ये Cl कहाँ होगा? बाहर में, क्योंकि बाहर में जो रहता है उसी का क्या होता है? आयनन होता है। यदि कि इस फॉर्मूले को देख करके तुम, यदि ध्यान समझना, इस फॉर्मूले को देख करके यदि हम लोग, ठीक है ना, अभी के डेट में जो उपसंयोजी यौगिक का फॉर्मूला देते हैं वो नहीं बना पा रहे हो, तो कैसे दिमाग लगाना कि इसके साथ AgNO3 का मान लो रिएक्शन कराता हूँ। किसका? AgNO3 का। मान लो 3AgNO3 का रिएक्शन कराया, तो 3Ag जो है यहाँ पास के यदि 3Cl को ले जा रहा है, बाई चांस कितना Cl को ले जा रहा है? 3Cl, तो वो तीनों के तीनों Cl कहाँ होंगे? बाहर में होंगे। और यहाँ पास का CO NH3 5
और H2O कहाँ होगा, अंदर में होगा। कहाँ होगा, अंदर में। अब इस यौगिक का संरचना बनाओ, आसानी से बना सकते हो भाई। CO है, एक NH3, ठीक है, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, ठीक है, और ये पांचवा NH3 हो गया। छठवां में जोड़ देते हैं H2O। ये सब के सब कौन सा संयोजकता वाला है, द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता दिखाने वाले कितने अणु हो गए, द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले कितने लिगेंड हो गए जी, 6। कितने हो गए, 6। 4 और 1 5 और 1 6, टोटल कितने हो गए, 6। लेकिन ये जो Cl है वो आसानी से आयनित हो गया था और AgCl बन करके निकल गया था। और जो आयनन योग्य होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता को कैसे दिखाते हैं हम लोग, बिंदुदार रेखा से। तो एक Cl यहाँ, ये दूसरा Cl और ये हो गया आपका तीसरा Cl। क्लियर है कि नहीं। तो ये हम लोग किसको दिखा रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता वाले यौगिक, सॉरी लिगेंड कितने हो गए आपके, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। समझ आया कि नहीं एग्जाम्पल से। क्लियर है ये। तो कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक को या तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं या तो इस तरीके से। अभी डेट में ऐसे शो करते थे, इससे हमको आसानी से पता चल जाता है कि ये क्या है आपका प्राथमिक संयोजकता वाला है और ये अंदर का क्या है, द्वितीयक संयोजकता वाला। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मान लो नहीं पता चलेगा तो किसके साथ क्रिया कराना, AgNO3 के साथ। किसके साथ क्रिया, AgNO3 के साथ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या। अब क्वेश्चन आता है आपके में, प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता की गणना करो करके। प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता की गणना करो। प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता की हमको क्या करना है, गणना करना है। जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे दिया गया रहेगा, COCl3 4NH3, वो अभिक्रिया करता है AgNO3 के साथ। किसके साथ, AgNO3 के साथ, और अलग कर देता है AgCl को। किसको अलग कर देता है, AgCl को, और फिर से बन जाता है क्या आपका COCl2 4NH3, ठीक है ना, 4NH3, और ये NO3 आकर के इसमें जुड़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इस रिएक्शन को देख करके आपको प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता बताना है। देखो COCl3 4NH3 ये जो है आपका एक कैसा यौगिक है बोल रहा हूँ मैं, उपसहसंयोजी यौगिक है। कैसा है, उपसहसंयोजी। और उसके साथ कितना AgNO3 जुड़ा है आपका, एक AgNO3। अब एक Ag कितना Cl को निकाल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक Cl को ही निकालेगा, AgCl। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसका प्राथमिक संयोजकता वाला जो क्लोरीन है वो कहाँ होगा, बाहर। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो तो, COCl2 NH3 कितना 4, ये कोष्टक, और एक Cl को कहाँ कर दिया, बाहर। कहाँ कर दिया, बाहर, और प्लस AgNO3, ऐसा हुआ है। तो ये जो Ag है इस बाहर वाले Cl को ही ले गया होगा। मतलब ये जो फार्मूला है इसका मैं मॉडिफिकेशन किया हूँ आपका। यहाँ पास से एक Cl निकला है ना, मतलब वो जो Cl है वो कहाँ रहा होगा, बाहर में रहा होगा। कहाँ रहा होगा, बाहर में। क्योंकि ये ध्यान समझना, कौन निकलता है बंध बना करके बाहर, कौन निकल सकता है, आयनन किसका हो सकता है, जो कौन सा संयोजकता दिखाता है, प्राथमिक। तो यहाँ पास का जो 3 Cl है, 3 में से 2 Cl कहाँ का होगा, अंदर का द्वितीयक संयोजकता वाला, और एक Cl कहाँ होगा, बाहर में। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। और ये आपका AgNO3 के साथ क्रिया करते होगा तो क्या निकल जाता होगा, AgCl, और फिर से क्या बन जाता है आपका COCl2 NH3 कितना आपका 4 का 4, और ये बाहर क्या आ गया आपका NO3। क्या आ गया आपका NO3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस यौगिक को देख करके अब बताओ, ठीक है ना, कि इसका प्राथमिक संयोजकता कितना है व द्वितीयक संयोजकता कितना है। आसानी से बता सकते हैं। चलो बताओ, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता बताओ तो। ठीक है, देखो प्राथमिक संयोजकता क्या होगा, जो कोष्टक के बाहर है, यानी प्राथमिक संयोजकता कितना आ रहा है इसका 1। द्वितीयक संयोजकता को देखो टोटल कितना लिगेंड है, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है कोष्टक के अंदर, ये 4 और 2 6। तो द्वितीयक संयोजकता का संख्या कितना है आपका 6। समझ आया कि नहीं, कैसा रहेगा क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से समझ आएगा। ये वाला क्लियर है कि नहीं। यदि एक AgCl निकला है, मतलब एक Cl इस फॉर्मूले का कहाँ होगा, बाहर। तो वैसे तो किया हूँ भाई, जमाया हूँ तो हूँ। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। चलो देखो आप एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पास समझ आया कि नहीं। यहाँ पास मैं क्या बोला हूँ, प्राथमिक संयोजकता कितना आ गया आपका 1 आया, कितना आया 1, और द्वितीयक संयोजकता कितना आया 6 आ गया। कितना आ गया 6। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपका COCl3 ही है, 4NH3 है, लेकिन अब जोड़ रहा हूँ किसको, 2AgNO3 को, 2AgNO3 को जोड़ रहा हूँ। अरे भैया 2AgNO3 को जोड़ूंगा तो 2AgCl निकाल देगा,
मतलब यहाँ पास का 2 Cl को निकालेगा, मानी कि वो दोनों Cl कहाँ होगा आपका, बाहर में होगा। कहाँ होगा, बाहर में होगा। ये दो Cl2 ऐसा कहाँ होगा, बाहर में। अब समझ आया, यदि 2 Ag है और कितना Cl को ले गया, 2, इधर क्या बन गया, 2 AgCl बन गया जी, तो 2 क्लोरीन को ले जा रहा होगा, तो इस फॉर्मूले में वो जो 2 Cl है वो कहाँ होगा, बाहर में होगा। कहाँ होगा, बाहर में। तो चलो अब इसका फिर से गणना करो। प्राथमिक संयोजकता कितना है इसका, सेंट्रल मेटल एटम का प्राथमिक संयोजकता कितना है, सेंट्रल मेटल एटम का प्राथमिक संयोजकता कितना है, बाहर वाले का कितना है, 2। और द्वितीयक संयोजकता देखो, द्वितीयक संयोजकता कितना है, 4 और 1 5, कितना आ गया, 5। समझ आया कि नहीं। मतलब जितना AgNO3 है वो यदि पूरा का पूरा बाहर निकाल पा रहा है कि नहीं, यदि 1 निकाल रहा है मतलब प्राथमिक संयोजकता 1 है, 2 AgCl बन गया मतलब प्राथमिक संयोजकता कितना हो गया आपका, 2 हो गया। उसके बाद जितना बचता है लिगेंड वो सब क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। यहाँ तक क्लियर है। और एक क्वेश्चन करें क्या, तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे कि COCl3 है इंटू 4NH3। अब इसके साथ मान लो मैं 3 AgNO3 को जोड़ा, 3 AgNO3 को, कितना AgCl बाहर निकल सकता है, 3 का 3 3 Ag, इसके 3 Cl के साथ। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो मतलब यहाँ पास ध्यान से समझना, 3 Ag है तो ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो ठीक है, 3 AgCl निकल जाएगा ना, तो CONH3 कितना आ जाएगा, 4, और ये Cl कहाँ जाएगा, बाहर। कहाँ जाएगा, बाहर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यदि इसका प्राथमिक संयोजकता की यदि काउंट करूँ मैं, चलो बताओ प्राथमिक संयोजकता कितना होगा, जो बाहर वाला है जो इसके साथ क्रिया किया है, कितना, 3। और यहाँ पर संदर्भ में कितना है, द्वितीयक संयोजकता कितना घेरा होगा इसको, 4, कितना होगा, 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से आपका ध्यान समझना, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता का क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ये जो सिद्धांत था, वर्नर का सिद्धांत था, इसका इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करना था। और इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करने का काम किया था आपका सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने। सिज्विक और लॉरिक नामक 2 वैज्ञानिक थे, सिज्विक और लॉरिक, ठीक है ना। उसने क्या किया, द्वितीयक संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता का अच्छे से व्याख्या करने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। किसके बारे में बताया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या। किसका नियम दिया, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। पूरा फुल नेम लिख देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। या इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस का नियम। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस का नियम। अक्रिय गैस का नियम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। कोई सेंट्रल मेटल एटम है आपका उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित, उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बारे में बताता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेंट्रल मेटल एटम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सी स्थिति में, जब वो कौन से अवस्था में, जब लिगेंड उसके पास आकर के जुड़ा है, जब उसके पास कौन आकर के जुड़ा, लिगेंड आकर के जुड़ा, और उसका ऑक्सीकरण अवस्था में से कितना इलेक्ट्रॉन गया। क्लियर ना, इन सबको देखा जाता है। और ध्यान से समझना, यदि इन इलेक्ट्रॉन का नंबर का संख्या, नंबर या संख्या किसके समीप हो, अक्रिय गैस के परमाणु के समीप हो, परमाणु संख्या के क्या हो, समीप हो, तो वे स्थायी होते हैं। इसके बारे में बात किया। ऐसे थ्योरी से समझ नहीं आता है, ध्यान दे, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। देखो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करना। आपका एग्जाम्पल है FeCN6, ये 4-, ठीक है ना। ये स्थायी है कि नहीं, इसको मेरे को जानना है। तो सिज्विक और लॉरिक क्या बोला कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें टोटल कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है। यदि वो इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस जो रहता है उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर हो तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। समझने का कोशिश करो। Fe है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 26, मतलब उसका 26 का 26 इलेक्ट्रॉन होगा।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। EN परमाणु संख्या लिखना, क्या लिखना? परमाणु संख्या। उसके बाद उसमें से माइनस करना सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर उसमें प्लस करना है आपको लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब एग्जाम्पल से ही समझो, एग्जाम्पल से अच्छा खासा क्लियर होगा। देखो EN नंबर निकालना है FeCN6 का। Fe का परमाणु क्रमांक होता है कितना आपका? 26। कितना होता है? 26। परमाणु संख्या लिख लिया। अब इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मानूंगा प्लस, CN का क्या होता है? -1 × 6 इज इक्वल टू -4। तो क्या हो जाएगा? x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 6 - 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 आएगा। क्या आएगा? +2। तो 26 में से कितना घटा दूंगा मैं? 2। अरे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ना, 2 आया है, 2 को घटा दिया, प्लस करना है। यहाँ पास देखो जो साइनाइड है, ठीक है, आपका क्या है? एक दंतुर लिगेंड है। क्या है? एक दंतुर लिगेंड। और एक दंतुर लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन दान देता है? 2। एक लोन पेयर जी, एक दंतुर लिगेंड जो एक लोन पेयर दान देता है, और एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो यहाँ पास क्या कर दूंगा मैं? 2। और कितना ठोक है? 6। तो टोटल गिनो तो 26 में से 2 घटाए और 6 दूनी 12 जोड़े, 26 में से 2 घटाए कितना है? 24, और 24 में से 12 को जोड़ो, ठीक है, 4 2 2 6, और ये 2 और 1 3, 36। कितना आया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। अब 36 किसका परमाणु क्रमांक होता है? देखो, हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया, ऐसे करके याद रखते हैं। वर्ग क्रमांक 18 को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54। कितना होता है? 54। और इसका कितना होता है आपका? 86। कितना होता है? 86। अब यहाँ पर देखो 36 किसका है? क्रिप्टॉन का है। और क्रिप्टॉन क्या है आपका? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। तो मैं क्या बोला था? ध्यान देना, उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? जैसे 36 निकला। यदि इस इलेक्ट्रॉन का संख्या अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के समीप हो या बराबर हो तो ये क्या होता है? स्थायी। मतलब ये जो यौगिक है वो आपका क्या है? स्थायी है। समझ आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और उदाहरण देखिए, हम 2-4 उदाहरण देखते हैं। CONH3 6 से 3+ का देखो, CONH3 6 3+। चलो इसका यदि EN नंबर निकाले, चलो इसका EN नंबर निकालो। कोबाल्ट है, परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 27। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉइन, 27 है ना? ठीक है। उसके बाद यहाँ पास क्या करते हैं? माइनस करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 का होता है कितना? 0। कितना होता है? 0। तो 6 × 0 0 हो जाएगा। ये तो x है, इसका मान कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। यहाँ तक क्लियर है? माइनस कर दिया, प्लस ये एक दंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड कितना लोन पेयर दान देता है? एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 गुणित क्या करूंगा मैं? 6। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 27 में से यदि मैं 3 घटाऊं तो कितना बचेगा? 24। 25 26 27 होता है ना, तो कितना बचा? 24। 24 3 27 होता है। 27 में से 3 घटाया कितना आया? 24। 24 धन 12, फिर कितना आ गया आपका? 36। कितना आ गया? 36। और ये किसके करीब है? क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के करीब है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो इसको बताया था किसने? सिजविक और लॉरिक ने। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है? एक और उदाहरण देखें क्या? जैसे कि एक उदाहरण है, तीसरा उदाहरण देखो तो NiEN, ये आपका 3 और ये लग गया क्या? 2+। चलो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का गणना करो करके आया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का गणना करो, ठीक है। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलो बताओ। कोबाल्ट है, फिकोनीरे, ठीक है, 26 27 और 28। कितना होता है इसका? 28। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कितना होता है? 28। फिकोनी, क्या बोलते हैं? फिकोनी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अरे 26 है ना, 27 और ये 28। निकिल का कितना होता है? 28। कर लिया, परमाणु क्रमांक लिखा, माइनस करूँगा। EN का ऐसा तो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो इसका क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2। 28 - 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद प्लस करना रहता है। EN जो होता है एथिलीन डाईएमीन, क्या बोलते हैं? एथिलीन डाईएमीन। एक दंतुर लिगेंड है कि द्विदंतुर? द्विदंतुर है।
और द्वितंतुर लिगेंड के लिए क्या बोला था, द्वितंतुर लिगेंड जो होता है कितना लोन पेयर दान देता है, 2 लोन पेयर दान देता है। कितना लोन पेयर दान देता है, 2 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो यहाँ पास 8 ठोक लिगेंड कितना लोन पेयर दान देगा, सॉरी कितना लोन पेयर दान देगा, 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 4 गुणित कितना करूंगा मैं, 3। समझ आ रहा है कि नहीं, 4 गुणित कितना कर दूंगा मैं, 3। तो 28 में से 2 गया कितना है, 26, 26 धन 4 तिया 12। अब जोड़ो तो 6 धन 2 8, 2 और 1 3, 38 आया। 38 किसके करीब है, 36 के। क्लियर है कि नहीं, किसके करीब है, 36 के, क्रिप्टॉन के। इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो ध्यान से समझना, दोनों वैज्ञानिकों ने, सिज्विक और लॉरिक ने क्या बोला था, सिज्विक और लॉरिक ने क्या बोला था कि मान लो, ठीक है ना, किसी भी उपसंयोजी यौगिक में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका EN नंबर जो है, ठीक है ना, अक्रिय गैस के समीप आए, अक्रिय गैस के समान आए, या तो इसको साथ +1 या +2 ज़्यादा हो सकता है, यानी 37 आ सकता है, 38 आ सकता है, या इससे क्या हो जाए, -1 -2 हो जाए, मतलब 35 आ सकता है, 34 आ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि इसके आसपास आता है तो वो ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से उपसंयोजी यौगिक के स्थायित्व को समझाने का काम कौन कर रहे थे, लॉरिक एवं सिज्विक। और इससे पहले वर्नर ने किसके बारे में बात कर दिया था, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता का। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इस सिद्धांत में भी क्या निकल गया, कमी निकल गया। क्या निकल गया, कमी। अब वो क्या क्या कमी था, ठीक है, वो क्या क्या कमी था, ये स्थायित्व के बारे में तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी चीजों के बारे में नहीं बता पाया। तो वर्नर के सिद्धांत का क्या क्या कमी था, वर्नर सिद्धांत का क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग कमी पढ़ रहे हैं। क्लियर है नहीं। पहले ये बताता क्या है, इसके बारे में ध्यान देना। ये अनुसंख्यक गुण को बताता था, ठीक है, ध्यान देना। लाभ क्या था वर्नर के सिद्धांत का, अनुसंख्यक गुण को बता देता था। अनुसंख्यक इसको बताता था, अनुसंख्यक गुण का बता सकता था और चालकता को बता देता था। अनुसंख्यक गुण को बताता था, चालकता को बता देता था और स्थायित्व को भी बताता था। यहाँ ये यौगिक का अस्तित्व है, इस यौगिक का नहीं, जिसका EN नंबर आपके अक्रिय गैस के आसपास आता है, अक्रिय गैस के आसपास आता है, वो क्या होता था, आपका स्थायी होता था। जिसका नहीं आता था वो नहीं होता, प्रकृति में पाया नहीं जाता, ऐसा टाइप का बात कर रहा था। अब इसका क्या क्या कमी हुआ। पहला कमी है, कुछ ही उपसहसंयोजी यौगिक का, उपसहसंयोजी यौगिक, कुछ ही उपसहसंयोजी यौगिक के गुणों का व्याख्या करता है, सभी का व्याख्या नहीं कर पाता। वो जानकारी तो दे रहा है लेकिन उसका जो नियम है वो कुछ ही उपसहसंयोजी यौगिक के लिए लागू होता है, हर एक उपसहसंयोजी यौगिक पर लागू नहीं होता। दूसरा, दिशात्मक गुण का व्याख्या नहीं कर पाया, दिशात्मक गुण का व्याख्या नहीं कर पाया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, दिशात्मक गुण का व्याख्या नहीं कर पाया। अच्छा, उसके अलावा, ठीक है, चुंबकीय गुण, प्रकाशीय समावयवता, चुंबकीय गुण हो गया आपका, प्रकाशीय समावयवता हो गया, समावयवता, इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में भी नहीं बताया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इसके साथ साथ ये नहीं बताया कि द्वितीयक संयोजकता ज्यामिति का निर्धारण कैसे करती है, ज्यामिति का निर्धारण कैसे करती है, कैसे करती है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में बता नहीं पाया। कौन सा थ्योरी, आपका वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत। क्लियर है कि नहीं। और इन्हीं सब कमी को दूर करने के लिए, इन्हीं सब कमी को दूर करने के लिए फिर से नया नया सिद्धांत है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे VBT के बारे में, CFT के बारे में, ठीक है ना, LFT के बारे में, MOT के बारे में। क्लियर है कि नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, लिगेंड द्वारा जो बनाया गया थ्योरी है, उस लिगेंड के ऊपर आधारित थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में ये सब नहीं है, हमारे कोर्स में केवल क्या है, VBT और CFT। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें VBT और CFT पढ़ें, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको एक सीरीज याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। VBT को समझने के से पहले आपको एक सीरीज याद करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है।
क्या है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनाया गया है लिगेंड की प्रबलता के क्रम पर, लिगेंड की प्रबलता के आधार पर। कौन सा लिगेंड प्रबल होगा और कौन सा दुर्बल होगा, लिगेंड की प्रबलता के आधार पर श्रेणी तैयार किया गया है, श्रेणी तैयार किया गया है। क्लियर है कि नहीं। और उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे याद रखना है, सबसे पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर थायोसाइनाइड, ठीक है, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है सल्फर, फिर फ्लोरीन, फिर कौन आता है, OH, फिर क्या आता है, ऑक्जेलेट। क्या आता है, ऑक्जेलेट, C2O4 2- वाला ऑक्जेलेट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है आपका H2O, कौन आता है, H2O, फिर आता है आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, फिर आता है आपका EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। उसके बाद स्थान दिया गया है किसको, अमोनिया को, किसको, अमोनिया को। फिर उसके बाद EN को, एथिलीन डाइएमीन को, उसके बाद साइनाइड को, और लास्ट में कौन है आपका, कार्बोनिल है। कौन है, कार्बोनिल। तो ध्यान समझना, सबसे दुर्बल होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर थायोसाइनाइड, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर आपका क्या है, फ्लोरीन, फिर OH, उसके बाद ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के बाद H2O, फिर आइसोथायोसाइनाइड, उसके बाद EDTA, फिर NH3, EN, CN, फिर सबसे आगे में कौन है, CO। मतलब ये जो आपका कार्बोनिल है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। क्या होता है, प्रबल लिगेंड। क्लियर है कि नहीं। सबसे ज़्यादा प्रबल लिगेंड कौन होता है, कार्बोनिल होता है। क्लियर है कि नहीं। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओह, OH को ओह बोला, ऑक्जेलेटो, ओ ऑक्जेलेटो, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो। ए ठो हो गया, कहानी खत्म। नीचे का कैसे याद रखोगे, ए एक्वा बोलते हैं ना, जल को क्या बोलते हैं, एक्वा। तो ए थायो, थायोसाइनाइड है ना, थायो, ए थारो, इडियट, इडियट, एमिन है, एमिन, इन आता है इन, तो दोनों के एक साथ बोल सकते हैं, अमन, ठीक है ना। एमिन का एम और ये EN, अमन, ऐसे करके याद रखना। ए थायो, इडियट, अमन, CN, इसके बाद क्या आ गया, CN, CN को क्या बोलेंगे, सैना, अरे क्या होगा, को। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो, ए थायो, इडियट, अमन, सैना, को, ऐसा करके याद रख लेना। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे दुर्बल लिगेंड कौन हो गया, आयोडीन, और सबसे प्रबल लिगेंड कौन हो गया आपका, कार्बोनिल। कौन हो गया, कार्बोनिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।